अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफ़र। नाज़रीन, जब साल 2018 शुरू हुआ तो बलूचिस्तान में नून लीग और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत थी और सेनेट के चेयरमैन मियां रज़ा रब्बानी थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। लेकिन फिर एक हवा चली और बलूचिस्तान में तब्दीली आई। नून लीग और उसके इत्तेहादी मुंह देखते रह गए और चंद महीनों के लिए अब्दुल कुद्दूस बिजंजो वजीर आला बन गए, जिनका ताल्लुक उस वक्त काफ लीग से था। इसी तरह सेनेट के इंतखाबात हुए, चेयरमैन सेनेट भी तब्दील हुए और अब की बार चेयरमैन का ताल्लुक बलूचिस्तान से था और उनका ताल्लुक भी उसी नए इत्तेहाद से था जो बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिराने में पेश था, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी। बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हो या चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने दर पर्दा एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। यही नहीं, ताहिरुल कादरी के जलसे में एक ही स्टेज से आसिफ अली जरदारी और इमरान खान ने भी खिताब किया, लेकिन वक्त अलग अलग था, जिससे ये सोच पनपी कि शायद आइंदा आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़े नजर आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जेल की सलाखों के पीछे चले गए और बलूचिस्तान और सेनेट में तब्दीली लाने के दावे करने वाले जरदारी साहब भी जाली अकाउंट्स केस में फंस गए हैं। आज 27 दिसंबर को बेनजीर की 11वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी ने रिवायती बड़ा शो किया, लेकिन आज ही बड़ी खबर आई कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नाम ECL में डाल दिया गया है। इसकी तस्दीक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कुछ यूं की। 172 लोगों के नाम जो है आप ECL में डालेंगे, इंक्लूडिंग जरदारी साहब, फरियाल तालपुर एंड चीफ मिनिस्टर सिंध। देखो, 172 लोगों के नाम डाले, नाम जो हैं वो अभी नहीं बताए, 172 कौन कौन से हैं। तो उसके दो ही टेस्ट हैं, या तो ये लोग एयरपोर्ट पे चले जाएंगे तो पता चल जाएगा, या फिर आप पूरी JIT पढ़ेंगी आपको पता चल जाएगा। ये जो JIT की कहानी है ये तो घूमती ही जरदारी साहब के इर्द गिर्द है, तो वो भी ECL में है। तो जरदारी साहब के बगैर तो बात ही मुकम्मल नहीं होती। तो आपने डाल दिया नाम ECL में? हमने तो डाल दिया, हमने तो जिसका FIA ने कहा है हमने उनका नाम डाला है। जिस तरह नैब जो भी नाम भेजती है कैबिनेट को, हम वो नाम डालते हैं। चीफ मिनिस्टर का नाम भी डाल दिया आपने सिंध के? वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। अच्छा, अभी वो मतलब नहीं डाला है? नहीं, ये भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 172 लोगों को सस्पेंस एक आध दिन में खत्म हो जाएगा। जब भी वो कहीं बाहर ट्रेवल करेंगे तो पता चल जाएगा। पहले नाहली होगी या पहले गिरफ्तारी होगी आपके ख्याल? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है ना। 31 को शुरू होगा, वेल ही कैन बी अरेस्टेड। पीपल्स पार्टी जारहाना मूड में है तो दूसरी तरफ हुकूमत भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। अब यह सस्पेंस बरकरार है कि क्या ECL में बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह या आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर का नाम भी शामिल है या नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अभी अपना नाम ECL में होने या ना होने के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे खुद पता नहीं है कि मेरा नाम ECL पे है कि नहीं है। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता, इसलिए कि मुझे कोर्ट का कोई नोटिस नहीं आया। हाँ, JIT रिपोर्ट तो मैंने जरूर पढ़ी है, उसके जो 128 सफ़े हैं और उसके अंदर जहाँ जहाँ मेरा जिक्र है और जहाँ हुकूमत का जिक्र है वो जरूर मैंने पढ़ा है। जब से मैं वजीर आला बना हूँ दोबारा, मैं सिर्फ एक बार बाहर गया हूँ, जब मैं CPEC के सिलसिले में जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी। मैं को एक हफ्ता पहले बीजिंग गया था। गौर क्यों कर रहे हैं? अगर वो डालना चाहते हैं दे आर मोर देन वेलकम, डाल दें। मैं कोई ना, मैं काम से ही जाता हूँ। लगता ये है मुझे कि ये आखिरी मोमेंट पे अगर आप पूरी JIT पढ़ेंगे ना, तो मेरा जिक्र ऐसे किया गया जैसे आफ्टर थॉट नहीं आ जाती, यार इसको कहीं फिट करना है, और उन्होंने नाम डाल दिया एक दो जगह पे बगैर कोई और रेफरेंस दिए। मुझे कहा गया कि सिंध बैंक के सारे लोन मैं देता हूँ, 15-16 पैराग्राफ लिखे उस पे। उधर आज के जलसे में आज के एहतसाब के हवाले से और उस एहतसाब के नरगे में फंसे आसिफ अली जरदारी ने मुख्तसर खिताब किया, लेकिन हुकूमत को भरपूर मुकाबले का पैगाम भी दिया। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। बनाए हुए हटकंदों से नहीं डरते, पहले भी इन हटकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। बिलावल का
वो बेनजीर भुट्टो का और मेरा बेटा है, उसको इसको तुम क्या डराओगे और क्या करोगे? ये जितने भी हैं, इन सबको पीपल्स पार्टी हम अकेले ही मुंह देंगे। मेरे जाले की इतनी हिम्मत है कि हम इनका मुकाबला करें। हम इनसे मुकाबला करेंगे और जमहूरी तरीकों से मुकाबला करते हुए ठप्पे मार के दोबारा इनसे ये इलेक्शन जीतेंगे। ये चल नहीं सकते, इनसे चलाई नहीं जाएगी, ये हुकूमत नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते, मैशत को नहीं संभाल सकते। आज के इसी जलसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जेआईटी रिपोर्ट को सफेद झूठ करार दिया और कहा कि इसके जरिए अदालत को बेवकूफ बनाने और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अदालत को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश के लिए चले थे और ढूंढ कर ले आए लॉन्ड्री वाला। यकीन है अदालत इस जाली रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तमाम कुव्वतों को पैगाम देना चाहता हूं कि तुमसे और तुम्हारी साजिशों से, तुम्हारे झूठ से लड़ूंगा, तुम्हारे गुरूर को तार तार कर दूंगा। मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कुछ एहसास हो। मियां साहब को सजा दिलवाने के बाद जो नारे पंजाब में लगे, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जिस तरफ नजर दौड़ाएं गम और गुस्से की लहर है, लेकिन मजाल है कि मुल्क के नाम निहाद ठेकेदारों को कोई फिक्र हो। वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान वो कठपुतली है जो इस मुल्क को 1 यूनिट बनाना और मुल्क में 1 पार्टी रूल चाहता है। वो सूबों को मिलने वाले माली इख्तियारात वापस लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करने में मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं ये कभी नहीं कर सकता और ना ही करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर वो केस डाले जा रहे हैं जब मैं 1 साल और 6 साल का था। अगर मैं इतना काबिल बच्चा होता तो मुझे सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए था, लेकिन ये तो मुझे नोटिस भेज रहे हैं। जेआईटी रिपोर्ट है, झूठ झूठ और सफेद झूठ है। ना मैं इसको मानता हूं और ना इस मुल्क के अवाम इसको मानेंगे। ऑनरेबल कोर्ट्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया, अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आजम का इन्वेस्टिगेशन करो। ये तो चले थे मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन करना और ढूंढ के ले आए लॉन्ड्री वाला। मेरे ऊपर वो केस डाल रहे हैं जब मैं 1 साल का था। अगर मैं इतना तेज बच्चा था तो मुझे सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए और ये मुझे नोटिस भेज रहे हैं। ये मुझे इस नाम नेहाद और यकतरफा एहतसाब से नहीं डरा सकते। हमने मुशर्रफ का एहतसाब और इंतकामी कार्रवाइयां देखी है। हमने सैफ और रहमान का एहतसाब ब्यूरो देखा है। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। तुम्हारी दौरे तो कोई और हिला रहा है। घड़ी खुदा बख्श का आज का ये जलसा पाकिस्तान को कहां लेकर जा रहा है। पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जो तहकीकात और जो केसेस हैं उस पर यकीनी तौर से हुकूमती कैंप और अपोजिशन कैंप में बहुत वाज़ेह दरार है और इस दरार को कहां तक देखा जा सकता है और आगे क्या होगा, दीवार के पीछे क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तारिक चौधरी साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। और अनवार हाशमी साहब ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया, ब्यूरो चीफ लाहौर, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आप भी लाइव कॉल करके इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो है अब से कुछ देर में जो है स्क्रीन पर नमूदार होगा, स्क्रीन पर फ्लैश करेगा। इस प्रोग्राम में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तारिक चौधरी साहब, आज कैसा आपने जलसा देखा, क्या रहा? दमादम मस्त कलंदर की जो बातें हो रही थी वो नजर आ रहा है या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है इस वक्त आप देखते हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी को? देखिए, मैंने कल भी अर्ज किया था कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस स्टेज पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाना चाहती है, जैसे कहते हैं कि कोई जमात या कोई फ़र्द जो है वो तमाम कश्तियाँ जला देता है। मेरा ख्याल है अभी वो नौबत नहीं आई। बड़ा जलसा था जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता है और ज़ाहिर है 4 अप्रैल का जब इज्तिमा होता है भुट्टो साहब की जो है यौम शहादत पे या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पे, तो पीपल्स पार्टी बड़ा इज्तिमा करती है, बड़ा उनके लोग होते हैं और बड़ा चार्ज माहौल होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है।
आज के जलसे में, आज के खिताब में आसिफ जरदारी साहब ने सख्त तकरीर की, दुरुस्त बात है। बिलावल भुट्टो साहब ने सख्त तकरीर की, जारहाना तकरीर थी, दुरुस्त बात है। लेकिन सिर्फ तकरीरें जारहाना नहीं होती, और ना ही ये कि तकरीर करने से कोई मामला हल हो जाता है। देखना यह है कि क्या आज के खिताब में, आज की तकरीरों में कोई लाइन ऑफ एक्शन थी, कोई लाएमल था, कोई स्ट्रेटजी थी, कोई आगे का रोड मैप था। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं था। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जिस तरह आज उन्होंने, बिलावल साहब ने भी तकरीर की और सब ने तकरीर की, उन्होंने ये तासर तो दिया कि वो टकराव की कैफियत में है, वो टकराव करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इस तरह की नौबत इसलिए नहीं आई कि अभी खुद उनके पास ये तरीक़ाकार उनको वाज़ेह नहीं है कि अभी उन्होंने करना क्या है। जब उन्होंने ये कह दिया कि वो कानूनी जंग लड़ेंगे, जब उन्होंने ये कह दिया कि वो JIT को मसरत करते हैं, तो डेफिनेटली पहली ऑप्शन जो है वो तो फिर कोर्ट की है और अदारों की है कि वहाँ जाके क्या बात करनी है। क्योंकि जिन 16 रेफरेंसेस की बात हो रही है, अभी ये बात तय नहीं है कि क्या ये 16 रेफरेंस जो हैं वो नैब में चलने हैं, क्या किसी ट्रायल कोर्ट में चलने हैं, या कोई और उसका तरीकाकार होगा। आपको ये भी पता है कि बैंकिंग कोर्ट में भी केस चल रहे हैं। अभी ये भी तय नहीं हुआ कि जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट में आवाज़ उठाएगी, वो कौमी असम्बली में आवाज़ उठाएगी, या वो सूबाई असम्बली में आवाज़ उठाएगी। जब तक मोड ऑफ एहतजाज जो है, मोड ऑफ एजिटेशन तय नहीं होगा, ये पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अल्टीमेटली क्या करना है। ज़ाहिर है कोई तहरीक जो है वो यकदम चौथा गियर लगा के जो है उसको फुल स्पीड पे नहीं डाल दिया जाता है। सही, तो वार्म एक्सरसाइज कह सकते हैं। अनवार हाशमी साहब, आप भी मुत्तफिक हैं इस बात से कि आज का ये जलसा, ये लबो लहजा, ये नैरेटिव जो था इस जलसे की रिक्वायरमेंट थी, और तारिक चौधरी साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोई हिकमत अमली इसमें, लाइन ऑफ एक्शन आगे नहीं था, तो वो एक सवाल ये निशान है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अभी नहीं है। बख्श में जो ऑडियंस थी और उसका जो लेवल था, उसके मुताबिक ही जज्बाती नारे दिए गए, नज़में पढ़ी गईं और थोड़ा सा उनको गरमाने की कोशिश की गई, और ये साबित करने की कोशिश गई एक बार फिर कि जो हम पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं ये इसलिए बेबुनियाद हैं कि आज भी हमारे पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। पूरी एक लिस्ट जो है बिलावल भुट्टो ने गिनवाई, बजाय इसके कि वो JIT के इल्ज़ामात के पॉइंट टू पॉइंट कुछ दलील पेश करते, वो लेके गए KPK में नौजवानों की एक तहरीक का इशारा किया, क्वेटा में मिसिंग पर्सन का इशारा किया, कालाबाग डैम की दोबारा तहरीक शुरू करने का इशारा किया, और सूबों पे हाथ डालने का इशारा किया, और हमें 18वीं तरमीम से जो है वो बाज आने का कहा जा रहा है, इसका इशारा किया। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो JIT के बारे में कितने संजीदा थे। क्योंकि आज जो नैब के मशीर हैं, वज़ीर आज़म के मशीर बराए एहतसाब, उन्होंने भी कहा है, फवाद चौधरी ने भी बहरहाल एक बात ज़रूर की है कि आसिफ अली जरदारी को इस JIT को संजीदा लेने पड़ेगा। फिर शहजाद अकबर ने यह जवाब दिया है कि जनाब आप बार बार कहते हैं कि हमने मुशर्रफ का एहतसाब भी झेला है, तो मुशर्रफ का एहतसाब आपने नहीं झेला। आप रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें कि मुशर्रफ ने तो आपसे NRO कर लिया था, इसलिए अब ये एहतसाब कड़ा होगा। ये दो तरफ के मौक़िफ़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो यकीनन JIT पे जितने इल्ज़ामात लगे हैं तो वो अदालतों में जो है वो साबित करने पड़ेंगे। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की लाइन देखनी पड़ेगी कि वो ये केसेस अब किसके सपुर्द करते हैं। रेफरेंस बनेंगे तो क्या नैब को भी तहकीकात में करेंगे, क्योंकि आखिरी बात ये है कि जब JIT अनाउंस हुई थी और उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो नवाज शरीफ को इन्होंने कहा था कि अब आप रिज़ाइन करें। तो अब इसमें मुराद अली शाह भी आ रहा है, अरकान असम्बली जो है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी आ रहे हैं, तो सियासी दबाव का भी सामना करना पड़ेगा और अदालतों के अंदर भी सामना करने पड़ेगा। तो यकीनन ये हमारी गुफ्तगू जारी है। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया राशिद लाशारी साहब ने शिकारपुर से। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जी राशिद लाशारी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम इमरान सुल्तान साहब, बस आपकी खिदमत में अर्ज था छोटा सा। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब एहतजाज एहसन साहब ने स्पीच की, उसने जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन वो रिपीट किया कि वो चाहते थे कि हालात बेहतर हों हेल्थ के हवाले से, गरीब अवाम के हवाले से। और मैं आपको इमरान सुल्तान साहब 2-3 बातें आपकी गुजारिश में रखूंगा कि आप कश्मीर से कराची तक चले जाएं, आप हेल्थ की हॉस्पिटल्स देखें, आपको अफसोस होगा। आप कश्मीर से कराची तक चले जाएं, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, आपको अफसोस होगा। आप स्कूल्स की हालत देखें जिसको वडेरों ने अपनी औताक बनाया हुआ है और वहां पे वो अपने डेरे डाले हुए हैं।
और अकलियतों की बात की एतजाज साहब ने, यहाँ पे एक वाकया हुआ था दीपक राज साहब का, वो अकलियत से ताल्लुक रखते हैं, आज तक उसकी बीवी रोडों पे एहतजाज कर रही है अपने हस्बैंड के लिए। यहाँ पे चादरों का सवाल होता है तो मेहर की बेटी उम्मे रुबाब अपने बाप, अपने चाचू और अपने दादा के इंसाफ के लिए दर बदर फिर रही हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं एतजाज साहब की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि सर जी आप एक दिन निकालें, बिलावल साहब को भी इकट्ठा लें, कश्मीर से कराची तक आप देख लें, आपको हैरत हो जाएगी सिंध की जो सूरत हाल है। बाकी पाकिस्तान के दूसरे सूबों से जो आपके साथ हुआ है, अगर आप सिंध में तवज्जो नहीं दे सकेंगे तो मुस्तकबिल में इसके नतायज आपको और संगीन मिलेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आप इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और ज़ाहिर के एहसास महरूमी, अनवर हाशमी साहब, एहसास महरूमी जो है वो आवाम का अपनी जगह पे है, चाहे आप कितने बड़े से बड़ा जलसा कर ले, लेकिन उसके बाद आवाम को घर पे भी जाना है और उन्हीं हालात को देखना है। ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जलसे करने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, साल में एक आध दफ़ा ही आते हैं, आवाम तो वहीं की वहीं रहती है, असल तो वही पिसती है। देखिए, ये जो लाशारी साहब बात कर रहे थे, यकीनन ये सारी जो मौजूदा केसेस हैं या ये जो मौजूदा बयानियाँ जारी हो रहे हैं, इससे लिंक करते हैं। ये बेसिकली आवाम की आवाज़ है जो वो बयान कर रहे हैं। यानी उन्होंने तो इशारतन कहा है कि अगर आप इतने हाजी हैं तो फिर आप करते क्या रहे हैं, वो फंड्स कहाँ लगे, अगर ये सूरत हाल है जो आवाम बयान कर रही है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौरान ही अगर इदारे हरकत में आ गए थे और उन्होंने एक एहतसाब को जो है वो मजबूत करने के लिए सिस्टम देना शुरू कर दिया था, फिर मौजूदा हुकूमत भी, हमें पीटीआई की कोई सियासी पार्टी से कोई ना तो उनकी साइड लेनी है ना उनसे हमें कोई दिलचस्पी है, लेकिन अगर वो एक एजेंडा लेके आए हैं तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर वो इंसाफ फराम ना कर सके या इदारों ने जो है वो सही रिपोर्टें पेश ना की तो वो जवाब दे देंगे पब्लिक के सामने। तो आवाम का भी मुतालबा था, मेरा और आपका भी मुतालबा था कि जो सूरत हाल मईशत की यहाँ तक पहुँची है, अभी तो हम इस मौजूदा हुकूमत से भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम जो 2 दहाइयों तक हुकूमत करते रहे, तो अगर इदारे उनसे हिसाब लेना चाह रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं कि हम इदारों के एहतराम करते हैं। तारिक चौधरी साहब की तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले कॉलर लेते हैं। कराची से हमें शाहीन ने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? जी आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मुझे ये बात करना है, जो आज जरदारी की बेटे ने स्पीच दी है, आके कितनी गलत बातें उन्होंने की तकरीर में। वो अपने आप को इतना पढ़ा लिखा भी समझते हैं, सब कुछ समझ, लेकिन इस किस्म की बातें नहीं जेब देती उनके बाप बेटे के ऊपर। जिस तरह की वो हरकतें करते हैं, वो करते हैं, ये कितनी गलत बात है। आप खुद बताइए, आप कुछ भी है, वज़ीर आज़म कैसे भी हैं, हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में इस तरह की लैंग्वेज उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उनकी ये तकरीर लिख के कौन देता है उनको, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, मुझे समझ में ये बात नहीं होती, मुझे समझ में ये बात नहीं होती। उनकी हर तकरीर में यही बातें होती हैं। उनके कोई काम ने परवेज मुशर्रफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, उन्होंने वो लगवा दिए। सब पता है कि कौन बेनज़ीर कातिल है, सब जानते हैं। आपको, आप लोग मीडिया भी पूरी यही बात जानती है कौन कातिल का, वही उनके घर वालों को सब पता है, पार्टी के सारे लोगों को पता है। जरदारी ने कत्ल करवाया और किसी। चले, ये आपका एक बयान है, आप ऐसा समझती है। जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंडर ट्रायल भी हैं। बहरहाल एक अवामी रद्द-ए-अमल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तारिक चौधरी साहब, जब हम बात करते हैं JIT की, और JIT में बिलियंस ऑफ रुपीस की बात है, अरबों रुपए की बात है, और अभी जैसे कॉलर थोड़ी देर पहले थे, उन्होंने कहा कि एजुकेशन की बात कर लें, सेहत की बात कर लें, अवामी मसाइल की बात कर लें, तो पैसा यकीनन आया होगा। वो पैसा गया कहाँ? तो अब इन JITs की सूरत में कम से कम लोगों को ये तो पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। देखिए, अगर तो आप इस JIT की बात कर रहे हैं, माजी की JIT की बात हम नहीं करते, चूँकि एक बहुत लंबी हमारे यहाँ एक बड़ी ज़ख़ीम एक उसका अंबार लगा हुआ है JIT रिपोर्ट का, कराची में भी, सिंध में, पूरे मुल्क में। तो ये जो JIT है, ये भी ज़ाहिर है एक तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट है, किसी कोर्ट का फैसला नहीं है। और जो फ़रीक़ मुखालिफ है, अभी उसका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अभी उसने मुस्तरद तो किया है, लेकिन उसका किस बुनियाद पर मुस्तरद किया है वो बात हमारे सामने नहीं है। एक तो मरहला कोर्ट्स में आना है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह स्टेज पे आके तकरीरें करने की बजाय, अगर इस JIT में जो अब तक सामने आई है, ज़ाहिर है उसका एक वॉल्यूम सामने आया है। अभी तो ये भी बातें हो रही हैं कि उसका एक जो वॉल्यूम 25 है वो खुफिया है, जिसमें कुछ और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बैंक अकाउंट्स के बारे में। बहरहाल जो भी है, चूँकि हमने वो नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ एग्जेक्टिव समरी पढ़ी हुई है,
उसमें जो कुछ भी है, अगर उसमें कंट्राडिक्शन है, उसमें कोई लैकूना है, उसमें खामी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोर्ट में भी जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए अवाम के सामने। अभी तक वो जोशो खरोश का इज़हार तो कर रहे हैं, गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या खामियां हैं, इस रिपोर्ट में कौन सी बात बेबुनियाद है, इस रिपोर्ट में कौन सी बात गलत है, उसका इज़हार नहीं किया। मसलन मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, सीएम साहब जो हैं सिंध के, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया अपने आप को। जो उनका रोल नहीं बनता या बनता है, उन्होंने वाजे किया कि वो तो रेवेन्यू के मिनिस्टर भी रहे हैं, वो फाइनेंस के मिनिस्टर भी रहे हैं, वो सीएम भी रहे हैं। उन्होंने सब्सिडीज़ का जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि जो गन्ने की सब्सिडी थी वो किसी कोर्ट के ऑर्डर पर दी गई थी। उन्होंने ट्रैक्टरों की जो एक सब्सिडी थी उसका भी वजाहत की। और जहांगीर तरीन को जो है उनको भी दी गई। उन्होंने कहा कि उनकी शुगर मिल भी जो है वो सब्सिडी लेती रही। तो उन्होंने एक मौक़िफ़ ज़रूर पेश किया है। आसिफ ज़रदारी साहब को भी चाहिए कि वो अपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या मीडिया के साथ इंटरेक्शन के ज़रिए वो भी इस बात की वजाहत करें या किसी और से कराएं। चलो वो कहते हैं कि ठीक है हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर इसको डिफेंड करें। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये जो JIT है, इस पे फैसला होना है आगे जाकर पाकिस्तान की सियासत का। अगर तो JIT के पास कंक्रीट एविडेंस हुई, सबूत हुआ, तो डेफिनेटली ज़ाहिर है कोर्ट्स में जाके उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे जो दूसरा फ्रीक है। अगर दूसरे फ्रीक के पास अपने मौक़िफ़ के हक़ में कोई दलील है, कुछ सबूत है, कोई एविडेंस है, तो यकीनी तौर पर एक वक्त आएगा कि वो से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये JIT रिपोर्ट जो है, इस पे सिंध का ही नहीं बल्कि दूसरे सूबों का जो हमारी सियासत है उसका वाज़ेह होगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्ट को अब लामहला सीरियस लेना ही पड़ेगा। जरदारी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि हम इसको उतना सीरियस नहीं लेते, इसको सीरियस लेना ही पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद इस वक्त पैनल में तारिक चौधरी और अनवर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अब इस JIT जो कि इस वक्त जरदारी साहब और जरदारी ग्रुप और जाली अकाउंट्स के हवाले से इस वक्त बनी है, इसको सीरियस लेना होगा। और इस JIT, ये जो JIT होगी, पाकिस्तान की सियासत की मजीद जो सफ़र है वो किस तरह से होगा उसको तय करेगी। लेट्स सी कि आगे जाके क्या हालात इख्तियार करते हैं इस JIT के हवाले से। एक बार फिर अनवर हाशमी साहब और तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी तारिक साहब, आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात को। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारी कॉलर जो आपके पास आई, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो हुकूमत के बारे में या प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर सियासी मुखालिफिन इस तरह की बातें करते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। इमरान खान साहब भी करते हैं, बाकी कायदीन भी एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन को मौजूदा हुकूमत पर इतराज़ात उठाते हुए, तनकीद करते हुए अपना गुज़श्ता 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है सामने रखना चाहिए। किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान की इलेक्टेड हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून जिसमें मेन अलाई थी, जिसमें ड्राइविंग सीट पर थी, किस तरह से उसको गिराने में किरदार अदा किया था। फिर किस तरह से एक अकलीती यानी मिनॉरिटी उसके हामिल, मिनॉरिटी सपोर्ट के हामिल एक शख्स बजिंजो साहब को किस तरह से चीफ मिनिस्टर बनवाने में किरदार अदा किया। फिर वहाँ एक नई जमात बनी, उसके साथ किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया। फिर किस तरह से आपको यहाँ इस्लामाबाद में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होंगी, एक ही जगह पर एक ही स्टेज पर खड़े होकर कैमरे के सामने जिस तरह सेनेट का इलेक्शन लड़ा। सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक जमहूरी तरीके से अक्सरियत बनती थी और ये उनका चेयरमैन जो है वो सामने दीवार पर लिखा हुआ था कि उनका चेयरमैन बना था। जब एक जमहूरी पार्टी को जिसकी अक्सरियत बन रही थी उसकी मेजॉरिटी की राह में रुकावटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब डाल रहे थे और उस बात पे बड़ा फ़ख्र करते थे, इस पर बड़े बयान देते थे कि हम उसका रास्ता रोकेंगे, हम उनका चेयरमैन नहीं बनने देंगे। फिर जिस तरह से उन्होंने जब इमरान खान साहब के जो मौजूदा असम्बली बनी है, जब उसमें वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन था, किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकी जो अपोजिशन थी उसको बिट्रे किया था, उसका साथ नहीं दिया था। तो फिर उस वक्त उनको ये तनकीद, ये उनके रवैये, उनकी 18वीं तरमीम की मुखालफत, ये जो वन पार्टी रूल का एक उन्होंने बात की है, ये सब कुछ उस वक्त उन्होंने एनालाइज नहीं किया था। आज अगर सब कुछ हो रहा है तो फिर इसमें वो भी शामिल हैं और वो उनका 1 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके जो 1 साल के जो उनकी कंट्रीब्यूशन है
इस हुकूमत को लाने में और इस हुकूमत को मुस्तहकम करने में फिर वो भी शामिल है, उसका भी इतराफ़ करना चाहिए उनको। अनवार हाशमी साहब, जो पूरा तफसील से मंजर कशी की तारिक चौधरी साहब ने सेनेट इलेक्शन से लेकर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब और बहुत सारी जगहों पे, तो बज़ाहिर साल जब शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएंगी या एक सफ में खड़ी होंगी, लेकिन बाद में हुआ क्या? ये किस तरीके से जरदारी साहब जो है वो गेम से आउट हो गए? क्या उनके साथ हाथ कहाँ हुआ, कैसे हो गया उनके साथ हाथ? देखिए, तारिक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात समेटी है और इसी बात को अब आगे बढ़ाएं, जो लिंक कर लें कि जो आज पूरी तकरीर का जो लबे लुबाब था, जिसमें वो ठेकेदारों का लफ्ज़ यूज़ करते थे, पाकिस्तान के ठेकेदार, और फिर कुछ ऐसे हवाले वाजे दिए जिससे वाजे होता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो एक वज़ीर आज़म को लेके आए हैं और ये हुकूमत मुसल्लत की गई है। उन्होंने जो है वो सिलेक्टेड PM का जो वर्ड इस्तेमाल किया है। तो जो तारिक साहब की कहानी है, फिर उसको देख लें कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए मोहरे का किरदार किसने अदा किया। सेनेट में जो हुआ, पंजाब में जो थोड़ी नशिस्तें जो है उसमें आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मामलात नहीं करने दिए गए और पीपल्स पार्टी ने अपना भी वोट जो है वो नून लीग के हक में नहीं डाला, तो फिर इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे तो ये गलती से खुद साबित हो गए हैं। उसके बाद टेक्निकली तो उनका ये जवाब बनता ही नहीं है कि ये हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है। हम पिछले प्रोग्रामों में पूरे आदाद शुमार के साथ साबित कर चुके हैं कि किस तरीके से तादाद बनती थी अपोजिशन की और कितनी आसान थी हुकूमत बनाना। कम अज़ कम पंजाब में और सेनेट का तो कोई इशू नहीं था। तो बुनियादी तौर पे वही था कि इस सेनेटर फैसल जावेद ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी हमारे लिए वक्त निकालने का। बात इस वक्त ये हो रही है कि पीपल्स पार्टी दर पर्दा PTI और पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरे से मुफाहमत का सफर रहा सेनेट के इलेक्शन में, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में। तो ये कहाँ हाथ हो गया जरदारी साहब के साथ? सेनेटर साहब, ये हाथ उन्होंने अपने साथ खुद ही किया है। कैसे? ना करते करप्शन, ना लूटते अवाम को, ना करते मनी लॉन्ड्रिंग, तो ऐसा हाथ नहीं होना था। नहीं, आज की तकरीर के हवाले से जो उन्होंने बबांगे दोहल कहा कि इसको हम मुस्तरद करते हैं और आप लोगों के लिए या उन कुव्वतों के लिए, रादर में उन कुव्वतों के लिए कह रहे हैं कि हम अकेले ही काफी हैं, हमारी पार्टी अकेले ही काफी है, क्या कहना चाह रहे हैं जरदारी साहब? खत्म हो गई जी इनकी पार्टी, कोई पार्टी नहीं है, ये वीकेंड पार्टी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आज जो लोग आए हैं कुछ दुआ के लिए आए थे। देखिए, भुट्टो के नाम पे ये सियासत करते रहे हैं, लेकिन अब वो भी अवाम को पता चल गया है कि लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं। जिस तरह से इनको मुल्क को लूटा, सारा कुछ सामने आ गया। आज पता चला है कि गरीब पाकिस्तान का क्यों गरीब है और ये अमीर क्यों है। 10 साल में 24,000 अरब रुपया कर्जा कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया। 2008 तक 6,000 अरब रुपया। इनके पार्टनरशिप ये जो चली है ना, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, चार्ट ऑफ करप्शन, इस पे चला गया 30,000 अरब पे। ये जो है, ना कोई डैम बना, ना गरीबों के लिए काम हुआ, ये अमीर से अमीर हुए। इनकी जदादें, बायर प्रॉपर्टीज, ये तो कुछ प्रॉपर्टीज इनके सामने आई हैं। नहीं, लेकिन आप तो JITs की बात कर रहे हैं ना। JITs वो कहते हैं इससे पहले भी बनी, JITs से पहले भी कोर्ट्स में गई और उसके बाद क्या हुआ, उन JITs का एक ढेर है, बहुत सारी JIT का। डॉक्टर आसिम की एक JIT का रेफरेंस जो है इस हवाले से दिया जाता है, तो वो कहते हैं अल्टीमेट कोई डिसीजन नहीं है, ये JIT है खाली, वो भी सियासी मुखासमत के ऊपर बनी हुई है, उनका ये कहना है। ये इनको टेक्निकल जवाब देना चाहिए, ये तो पॉलिटिकल जवाब है ना। आप उनके बताएं, उन्होंने एक एक अकाउंट नंबर बताया, इधर से इधर ट्रांजैक्शन हुई, क्या नहीं हुई, ये तो कह नहीं सकते। एक एक चीज उन्होंने सबूत लेके आके सामने आके इनको बेनकाब कर दिया। उसके ऊपर ये बात नहीं करते, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। अगर उस पर टेक्निकल बात करें कि यार हमारे अकाउंट नहीं है, पैसा नहीं आया, इधर नहीं गया, उधर नहीं गया, उस पर ये बात नहीं करते, तो ये बेसिकली ये बेनकाब हो गया। और इससे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, आज पाकिस्तान का गरीब क्यों है और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अमीर क्यों है, इससे आपको पता चल जाता है। फैसल जावेद साहब इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अनवर हाशमी साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी अनवर साहब, आप बात कीजिएगा, वो सुन रहे हैं। जी फैसल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम का भी मुतालबा था, आपका भी नारा था एहतिसाब का। नवाज शरीफ सजा हो के जेल में चले गए
आपने कितने हजार अरब रुपए का कहा था कि इनसे लेंगे, अब वो जेल काटेंगे, जुर्माना हुआ है कोई 4 अरब रुपए, तो वो हजारों अरब रुपए कहाँ गए? वो कौन सा केस है जिसमें से आप निकलवा के इनसे खजाने में डालेंगे? पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एसेट्स रिकवरी यूनिट, यानी अच्छा एक इससे पहले मैं कि अपनी बात करूं, पूरी दुनिया में सारे मुल्कों में एक एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं कि किस तरह से लूटी हुई दौलत को वापस लाना है। पाकिस्तान ने पहली बार 10 ममालिक के साथ स्ट्रेट अवे और उसके बाद बाकी मुल्क के साथ म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं कि किस तरह से लूटी हुई दौलत को वापस लाना है। ये जो 10 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, ये पहला लीडर आया इमरान खान जिन्होंने इस पे हाथ डाला है। दुनिया इस चीज को बावर कर रही है। क्यों आज पाकिस्तान में ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हुआ है? 2 तरह से, एक इंटरनली अवाम का क़यादत पे एतमाद बहाल होना, और एक्सटर्नली दुनिया के मुल्क देख रहे हैं कि इमरान खान जैसा लीडर आया जो क्रेडिबल है और इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं पाकिस्तान में, इसलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की रोकथाम कर रहे हैं। फैसल साहब इस वक्त केस में लाएंगे नवाज शरीफ की स्पेसिफिक बात करें कि नवाज शरीफ तो केस भुगत, आप वो जो अरबों रुपए आप किस केस में आप बरतानिया को लिखेंगे कि नवाज शरीफ के पैसे हमने फलां अदालत में हमारा जो एसेट रिकवरी यूनिट है, सारे मुआहदे साइन हो चुके हैं। अच्छा, ये सारी आपको मैं बताऊं, ये जितनी भी इन्होंने मुल्क से दौलत लूट के बाहर लेके गए, ये लूटी दौलत पीटीआई वापस लेकर के आएगी। इसमें एक एक चीज, और ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ये आम बात नहीं है साइन होना, ये खास बात है। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है। अच्छा फैसल साहब, एक दूसरी बात कि इस वक्त ज़ाहिर है कि आप लोग शुरू से एक बयानिया आप लोगों का रहा कि ये एहतसाब जो है वो इदारे कर रहे हैं, तहकीकात इदारे कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो नहीं कर रही, आप सारा क्रेडिट जो है वो इदारों को देते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फुल फ्लैज, जैसे कि आप इस वक्त बात कर रहे हैं, आपके फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, आप मीडिया पे आगे आके और ज़ाहिर है कि क्रेडिट लिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। तो ये लाइन जो है इस वक्त क्या है हुकूमत की, ये जरा हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले थोड़ा साइडलाइन में रखा हुआ था अपने आप को। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन इदारों ही की ये कारकर्दगी है, इदारों को आजाद किया है। इन्होंने इदारों को यरगमाल बनाया हुआ था। FIA हुकूमत के अंदर इदारा है। अब आप मुझे बात सुने, अगर 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 हम यरगमाल बना के रखते, उसका मतलब अपने साथ पार्टी बना के हम भी करप्शन करते। ये पहली बार हो रहा है कि इदारों को हम खुद मुख्तार कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं, ताकि इदारे फंक्शन कर सकें। उसमें अगर PTI का कोई भी आता है तो उसको भी पकड़े। पहली बार मुल्क में अदारे आजाद हुए हैं जो आजादी से काम कर रहे हैं, इसलिए तो इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनकी आदत थी अदारों को साथ मिला के, जो JIT में पूरा आया है। इन्होंने कोई इदारा नहीं छोड़ा जिसको साथ ना मिलाया हो। इन्होंने सारे नेशनल बैंक्स को साथ मिलाया, स्टेट बैंक्स को, इन्होंने सारे अपने तहकीकाती इदारों को साथ मिलाया है और सारा मुल्क को दिवालिया किया है। पहली बार हुआ है कि एक सिंगल पॉइंट है उनका, वो ये कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए, NFC अवार्ड जो है उसको रोल बैक किया जाए। 18वीं आईनी तरमीम जाहिर है कि उसकी मौजूद PTI खुलकर हुकूमत नहीं कर सकती और पीपल्स पार्टी जो है उसको ऐसा करने नहीं देगी। ये कल आपने भी सुना होगा नोडेरो में जो ECC के इजलास के बाद उनकी वो थी, जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद था, पहला पॉइंट ये था 18वीं आईनी तरमीम। थोड़ा इसके ऊपर भी हमें बताइएगा फैसल साहब, ये क्या हो रहा है? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने हाईलाइट किया है। असल में प्रॉब्लम ये है, PTI वाहिद पार्टी है जो निचली सतह तक इदारों को, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को खुद मुख्तार करने की उस पर यकीन रखती है। अब जो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि इस 18वीं तरमीम की आड़ में, हालांकि कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। सूबों की मुख्तारी अपनी जगह है और वफाक की खुद मुख्तारी अपनी जगह है, लेकिन ये उसकी आड़ में आके असल में इनके पास बेचने को है क्या? इनके पास GF भुट्टो के अलावा बेचने को कुछ है ही नहीं। ये उसी ब्रांड को इतने अरसे से उनकी भी रूह कांप रही होगी कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। तो जो ये कर रहे हैं वो तो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली बार पाकिस्तान में, जो पूरी दुनिया में होता रहा है और पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है कि इदारों की खुद मुख्तारी,
नहीं, अगेन अगर हम 18वीं तरमीम के ऊपर आ जाते हैं तो कल कुछ ये भी डिस्कस हुआ कि जनाब गवर्नर राज की सिंध में बातें हो रही थी, वो भी उस वक्त तक नहीं हो सकती, उसको भी प्रोटेक्शन 18 अमेंडमेंट से है। तो बहुत सारी चीजें जो 18वीं तरमीम से न थी हैं उससे जुड़ी हुई हैं। ये 18वीं तरमीम या ये फलानी तरमीम, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने क्या किया? हमने 18वीं तरमीम पे हमला थोड़ी किया है। हमने इनकी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जो सबसे बड़ा, बात सुने, सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू करप्शन है। आज गरीब क्यों है? आज लोड शेडिंग क्यों है? आज बेरोजगारी क्यों है? आज गुर्बत क्यों है? इस करप्शन की वजह से, क्योंकि अवाम का पैसा पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जो सबसे ज्यादा चैरिटी देते हैं, इसलिए कि वो जिनको चैरिटी देते हैं उन पे एतमाद करते हैं। इमरान खान सबसे ज्यादा चैरिटी कलेक्ट करते रहे, लेकिन पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जो सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि जिनको टैक्स देते आए हैं वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लुटेरे थे, जो कि इनके टैक्स का पैसा अपनी औलादों पे, अपनी जदादों पे, बैरून मुल्क जो असासे इन्होंने बनाए उन पे लगाते रहे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। तारिक चौधरी साहब, जावेद साहब का स्टेटमेंट आप सियासी स्टेटमेंट समझते हैं या आप समझते हैं कि बात में दम है? नहीं, मेरा ख्याल है बात हम शायद JIT की कर रहे थे और मौजू पे बात कर रहे थे। फैसल साहब जो हैं वो तो अपनी जमात के ज़ाहिर है नुमाइंदा हैं, अपनी जमात की बात करते हैं। उन्होंने कर्ज़ों का जिक्र किया है कि जी फ़लाँ हुकूमत ने इतने कर्ज़े लिए, तो आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आप रोज़ाना फाइनेंशियल मामलात में सारा दिन इन्वॉल्व रहते हैं। इन 4 महीनों में कितने कर्ज़े लिए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आप मुझे बता दें। और इन 4 महीनों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आई है पाकिस्तान में? कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, कितनी कम हुई है, सही, और कितना सरमाया पाकिस्तान से बाहर गया है? ये बड़ी लंबी बातें हैं। मौजू आज का चूंकि कुछ और था, 12 से 13 अरब रुपए कर्जा ले लिए है 100 दिनों में। जी, इसलिए मैं कह रहा था कि इतनी जज्बाती बातें हैं, मौजू कुछ और था, तो फिर अब इसमें क्या उलझना। 4 माह के कर्जे उनका तनासब निकाल लें कि कितना कर्जा लिया है। बात हो रही थी JIT की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की और बाकी जमातों की कि वो क्या करेंगे। अभी आप कह रहे थे गवर्नर राज की बात कर रहे थे, तो मेरा ये ख्याल है कि एक खुश आइंद बात यह है कि हमारा जो सिस्टम है फ्रेजाइल है अगरचे डेमोक्रेसी हमारी, लेकिन उसमें इतनी इनबिल्ट जो है वो सलाहियत ज़रूर पैदा हो चुकी है कि अगर सिंध की हुकूमत को या सिंध के चीफ मिनिस्टर को ख़तरा हुआ, अव्वल तो वैसे मेरा ये ख्याल है कि वफाक में आज हमने कई लोगों से पूछा है, इस बात पे बहुत से लोगों के पास जवाब नहीं है कि क्या वाकईतन CM सिंध का नाम ECL में है या नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये भी एक बस नहीं रहेगा आगे आने वाले दिनों में। ये 172 जो नाम है, ये ज़ाहिर है कि अगर ये पब्लिश हो जाए तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अदरवाइज हर कोई बड़ा बंदा जा रहा है और जाके वहां पे ECL से वो बाहर आ रहा है, उसको ऑफलोड किया जा रहा है, तो ये मीडिया में हेडलाइंस बनती रहेंगी अगले चंद दिनों तक। जी, यही इसमें इब्हाम है कि जाहिर है ये जो फाकी काबीना ने एक असूली फैसला किया कि JIT में जितने नाम हैं उनके नाम ECL में डाल दिए जाएं। अब जाहिर है एक तरीकाकार है, हमने तो वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, ना मैंने, ना आपने, ना अनवार, ना किसी और ने, कि वो कौन कौन से नाम हैं, तो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। लेकिन जो CM की बात हो रही थी, अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से CM साहब जो उनका नाम ECL में आ जाता है या उनके खिलाफ 62-63 की कार्रवाई शुरू हो जाती है, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ हो जाती है, तो मेरा ये ख्याल है कि सिंध हुकूमत जो है और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बाद इतनी अददी अक्सरियत है और उसके पास इतनी सलाहियत ये है कि वो नया चीफ मिनिस्टर लाएं। देखिए, इससे पहले माजी में, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, माजी में ये होता था कि जब असम्बली या कोई निज़ाम को खतरा होता था तो चूँकि 8वीं तरमीम थी उस वक्त सदर के पास बड़े इख्तियारात हुआ करते थे, तो सदर साहब असम्बलियाँ तोड़ देते थे और नए इलेक्शन होते थे। लेकिन अब हमारे सिस्टम में इनबिल्ट खूबी ये है, इतनी सलाहियत सख्त है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए तो बड़े आराम से ट्रांजिशन हुई और शाद खाकान अब्बासी को उनकी जमात ने मुंतखब कर लिया और उसने अपना टेन्योर पूरा किया। टेन्योर जैसे पूरा किया वो अलग बात है, उसके साथ सामने रुकावटें क्या थी वो अलग बात है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसके सामने अगर कोई ऐसा मरहला आया तो मेरे ख्याल वो इस मरहले से आसानी से गुजर जाएंगे। गवर्नर राज की नौबत नहीं आएगी, बल्कि शायद वो नया लीडर ऑफ द हाउस ला जाएंगे। अगरचे अभी ये दूर की कौड़ी लाने वाली बात है, तो मकसद बुनियादी तौर पर बात यह करने का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि वो इस पॉइंट तक नहीं जाएगी कि जहाँ उसकी हुकूमत को खतरा हुआ। अगर उसकी हुकूमत को खतरा हुआ तो फिर जाहिर है इसमें मैकेनिज्म मौजूद है कि वो नया चीफ मिनिस्टर ले आएंगे, चेंज ऑफ फेस कर लेंगे या कोई और तरीका अख्तियार करेंगे, तो मेरा ख्याल है वो नौबत नहीं आएगी। यानी पीपल्स पार्टी के पास भी थर्ड टियर जो है वो मौजूद है पार्लिमानी सियासत के लिए भी और हर तरीके की आजमाइश पे चलने के लिए, उससे उतरने के लिए। अनवार हाशमी साहब,
बिलियंस ऑफ रुपीस की बात है कि अरबों रुपए जो है उसके खांचे लगे, अरबों रुपए के जो ट्रांजैक्शंस हुई, अरबों रुपए की करप्शन हुई। ना नून लीग कहती है उसने करप्शन की, ना पीपल्स पार्टी कहती है उसने करप्शन की। तो ये करप्शन की किसने फिर? क्या इसके ऊपर भी एक जीआईटी बननी चाहिए? देखिए, अभी जो पीटीआई के रहनुमा आए थे वो भी अब ज़ाहिर सियासतदान बन चुके हैं। वो पॉइंट का जवाब जो है वो दलील से नहीं देते। वो जो हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि वो रकम कैसे आएगी, कौन सा केस ऐसा है नवाज शरीफ या दीगर के खिलाफ। हम तो चाहते हैं कि एहतसाब के जरिए कौमी ख़जाने में पैसे वापस आएँ, लेकिन जो खुद फरीक है, जो दावेदार है, वो दलील नहीं दे पाते कि वो बरतानिया से मुआहदे जितने मर्जी हो जाएं, जब तक आपका बैंकिंग या दूसरी अदालत वो केस साबित नहीं करेगी तब बरतानिया आपको पैसा देगी। अभी तो ऐसा कोई केस लड़ा ही नहीं जा रहा शरीफ फैमिली के बारे में, तो ये एक अलग बहस है। दूसरी बात, यकीनन ये क्रेडिट देना चाहिए कि मौजूदा इदारों ने या गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो कम अज़ कम 2 बड़े ख़ानदानों का भी एक्सपोज किया, सही किया, गलत किया है, लेकिन एक सिस्टम का पता चल गया है कि पाकिस्तान में दौलत जो है वो किस तरह लूटी जाती है। वो चाहे वो कॉमनी ग्रुप हो या मनी लॉन्ड्रिंग हो या बाहर फ्लैट खरीदे गए थे या ऑफशोर कंपनियां थी, एक लंबी लिस्ट है। एक तरीका वारदात का पता जरूर चल गया है कि किस तरह ये दौलत लूटी जाती रही है। इसको थोड़ा बहुत सिस्टम एक्सपोज जरूर हुआ है, आवाम को भी पता चलेगा, इदारे भी अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में इसको कंटिन्यू करें। लेकिन बिलावल भुट्टो की ज़ाहिर पॉलिटिकल तकरीर थी, उसका राइट बनता था कि वो अपनी सियासी तकरीर करते। उनकी भी दीगर की तरह एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप इतना बड़ा एहतसाब कर रहे हो तो उसमें इंसाफ का पहलू नज़र आना चाहिए कि जब आपने जहांगीर तरीन के मुलाजमों के अकाउंट निकाले थे माली और चौकीदार के, तो उसको आगे कहाँ तक बढ़ाया। इसी तरह अलीम खान या अलीमा खान के केसेस हैं तो उसको खाली प्रोटोकॉल के जरिए, बंद लिफाफों के जरिए बुला के उनको इज्जत दे दी गई, और बाकियों को आप पहले नैब के ऑफिस में बुलाते हैं। अगर लाहौर की बात करूं तो ठोकर न्याज बेग में पहले बुलाते हैं 56 कंपनियों में, फिर पूछना शुरू करते हैं कि अब आप बताएं ताकि हमें आसानी हो आपकी वो पूरी मनी ट्रेल ढूंढने में। तो ये दो जो फर्क नजर आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने भी इस तरफ इशारा किया है। तो मैं समझता हूँ पब्लिक की सपोर्ट इस सिस्टम को, एहतसाब को, और पीटीआई की गवर्नमेंट के एहतसाब के सिस्टम को बहुत सपोर्ट मिलेगी अगर इंसाफ के तकाजे बैलेंस नजर आने चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा तारीख में कर्जे इमरान सुल्तान, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात चूंकि अनवार ने एक इशू उठाया, अनवार ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि फर्क जब लोगों को नजर आता है तो फिर उस फर्क को अपोजिशन एक्सप्लॉइट करती है और कहती है कि मेरे साथ तो एहतसाब हो रहा है, हाँ। दूसरे के साथ एहतसाब नहीं हो रहा है, हाँ। या दूसरे के साथ उस तरह का एहतसाब नहीं हो रहा जिससे मेरे साथ हो रहा है। एक मैं आपको नुक्ता और एक मैं बात याद दिलाऊंगा, जब ये पनामा का स्कैम आया था तो आपको कुछ तादाद याद है कि कितनी कंपनियां थी? 480 थी या 482 या 490 नाम थे, 384 87 ऐसी कुछ बात होती थी, बहरहाल 400 के करीब। हाँ, कितने थे? इसमें पॉलिटिकल हाँ, मेरे ख्याल से 384 85 ऐसी कुछ थी मेरे ख्याल से। मुझे ये बताइए कि वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो जो 384 थी, दो से आगे कुछ नहीं पता किसी को, यही आप पूछना चाह रहे हैं ना कि वो बाकी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें से एक साहब जो है मियां नवाज शरीफ, उनके खानदान के बारे में तो हिसाब हो गया। अब जो बाकी 387 या 386 थे उनके खिलाफ कोई जीआईटी बनी आपके इल्म में है? एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हमें भी नहीं पता, कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। अच्छा, उनके बारे में जब 1-1.5 साल गुजर गए, मेरे ख्याल 4 अप्रैल 2017 या 2016 था जब ये खबर आई थी। उसके बाद आज 18 जो है खत्म होने वाला है, तो उनके बारे में अगर जीआईटी बन जाती, हाँ। या पता चल जाता है कि उसमें कौन कौन लोग हैं, या पता चल जाता है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से शोबों के लोग हैं, जब इस तरह नहीं होता तो फिर जाहिर है अपोजिशन। वो मेरे ख्याल से फिर सिराजुल हक साहब भी बिल्कुल जमात इस्लामी के अमीर, क्योंकि असल तो वो उन्होंने भी इसके ऊपर एक अपील दायर की थी ना कि वो उन कंपनीज का क्या हुआ, उनको भी जरा खंगाले, उनको बुलाए, लोगों को देखे क्या उनके पास। अगर सिराजुल हक साहब जो थे वो थक गए थे या उनकी असाइनमेंट में एक्सटेंशन नहीं हुई थी तो फिर कम से कम किसी और को चाहिए था कि वो उस पर कोई जीआईटी बना देता। उसमें कोई इस तरह की कोई इस तरह का माहरीन आते FIA के, इस तरह मेहनत करके कोई लेके आते कि कहाँ से ट्रांजैक्शन हुई, कहाँ से पैसा कमाया गया, कहाँ से किस तरह से बाहर गया और किस तरह से ऑफशोर कंपनियां बनी। यहाँ तो पाकिस्तान कहते हैं कि 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी है जिसकी दुबई में बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ। यहाँ तो नवाज शरीफ का और आसिफ जरदारी का जिक्र तो है, लेकिन बरतानिया में और दुबई में और बहुत से मुल्कों में
आपको ऐसे ऐसे पाकिस्तानी नजर आएंगे जिनके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकता कि इनका अपना घर भी पाकिस्तान में है लेकिन उनकी बाहर प्रॉपर्टीज हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये हिसाब करना है वाकई एक बाकायदा मैकेनिज्म के तहत करना है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत करना है, सिर्फ एक ख़ास मौसम के लिए, एक ख़ास वक्त के लिए नहीं करना, तो फिर आपको सब लोगों पर हाथ डालना होगा। ठीक है साथ हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उसमें जाहिर है कि अगर 380-85 जो लोग हैं वो इतना रेजिस्ट भी नहीं करते जितना, जाहिर है कि उनके पीछे वो पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं होती, वो नैरेटिव्स नहीं होते, तो वहां से रिकवरी भी हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इसको इस तरीके से देखती है, आवाम ये कहती है कि चलो कहीं ना कहीं से इब्तिदा तो हुई, बड़ों से इब्तिदा हुई। हाशमी साहब नहीं, इब्तिदा हुई, तो करनी है ना। बिल्कुल आप सोशल मीडिया को भी देख लें तो पब्लिक की एहतसाब के हवाले से बिल्कुल सपोर्ट मौजूद है। लेकिन जी अब चंद दिनों की बात है, अगर इसके अंदर इंसाफ या बैलेंस नजर ना आया, जो तारिक साहब ने बात की है, तो इसका रिएक्शन बहुत सख्त होगा। और इन दो बड़े ग्रुपों पे जो हाथ डाला गया है, फिर इस इंसाफ की क्रेडिबिलिटी बहुत मुतासर होगी, जिससे वो ग्रुप्स फायदा उठाएंगे और इसको सबूताज कर देंगे सिस्टम को, एहतसाब के सिस्टम को। इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए हुकूमत को बहुत शुक्रिया। IIT को इंतहाई संजीदगी से लिया जाना चाहिए और जाहिर है कि इसके जो नताइज हैं वो बड़े दूररस नताइज होंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। और जो GITs और डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों का भी कहना है, आवाम का भी कहना है कि इस वक्त जो दीगर पानामा में नाम थे वो कहाँ गए, उनका पैसा उनके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है एहतसाब ब्यूरो की जानिब से। आवाम को इसका भी इंतजार है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।